सबसे पहला क्वेश्चन है आपका भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोतों के बारे में आपको बताना है, यानी कि मुख्य स्रोत उनके क्या हैं उसके बारे में आपको बताना है। इसका उत्तर आपका मुगल काल में इतिहास लेखन की परंपरा के आरंभ हुआ। सभी मुगल सम्राट इतिहासकों को संरक्षण प्रदान करते थे। उनके दरबारी भाषा फारसी थी। मुगल में मिर्ज़ा हैदर और अब्दुल फजल जैसे अनेक इतिहासकार थे। इसके अतिरिक्त कुछ मुगल सम्राट भी इतिहास में रुचि रखते थे। उन्होंने अपनी आत्मकथाओं में अपने समय की घटनाओं के बारे में बताया है, यानी कि लिपिबंद किया है। यह सभी स्रोत हमें मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानने के लिए हमारी थोड़ी सहायता करते हैं या मदद करते हैं जानने के लिए वहाँ पे। तो यह आपका भारतीय इतिहास का जो आपको मेनली जो आपका जो स्टार्टिंग जो आपको करनी है वो कुछ आपको इस तरीके से करनी है यहाँ पर। जैसा कि मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया, आपको सिंपली ऐसे स्टार्ट करना है। कुछ भी यहाँ पे आपको मुगल के बारे में आपको कुछ यहाँ पर बता देना है। फिर बाद में आपको यहाँ पर करना है मध्यकालीन इतिहास के मुख्य स्रोतों के बारे में, इसके प्रकार के बारे में। सबसे पहला है आपका यहाँ पर तुजुक ए बाबरी। 16वीं शताब्दी में भारत के इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत इस ग्रंथ की रचना बाबर ने की। वैसे भी ये बाबर की आत्मकथा है। इससे बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी मूल भाषा तुर्की है। 1590 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान ए खाना ने इसकी फारसी भाषा में अनुवाद किया था। इसकी भाषा सरल और आकर्षक है। सेकंड आपका यहाँ पर मध्यकालीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोतों इस प्रकार हैं। सेकंड आपका हुमायूं नामा। इस पुस्तक की रचना हुमायूं की बहन गुलबंदन बेगम ने की थी। इस पुस्तक की भाषा फारसी है। इसे दो भागों में विभाजित किया गया, यानी बांटा गया है। प्रथम बाबर शासनकाल की घटनाओं का उल्लेख एंड दूसरा भाग इसमें हुमायूं के कार्यकाल की घटनाओं का वर्णन के बारे में। तो आपको इसके बारे में पूरी आपको बतानी है। थर्ड आपका यहाँ पर आपको ये खुद करना बाकी है। जितने पॉइंट मैंने यहाँ पर बताए हैं। तारीख ए शरह, चौथे नंबर पर आपका तारीख ए अकबर शाही, पाँचवें नंबर पर है अकबरनामा, छठे नंबर पर आपका आलमगीर नामा। तो आपको ये खुद से करना है। आपको ये जो 3, 4, 5 एंड 6 पॉइंट हैं आपको खुद से करना है। आप यहाँ पर आपको जितने भी आपको पॉइंट वाइज आपको पूरे कवर करना, जैसा कि मैंने यहाँ पर पैराग्राफ आपको बताया, ये पहला एंड दूसरा, ऐसे ही आपको इन सभी के आपको पैराग्राफ टाइप आपको लिखने हैं। तो आपका यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की मुख्य विशेषताओं के बारे में आपको बताना है, या उसके के बारे में आपको विशेषताओं के बारे में या उसके जो उसके जो विशेष है उसके बारे में आपको बताना है। भूमिका, सबसे पहले हम यहाँ पर उत्तर पढ़ लेते हैं इसके भूमिका। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने हिंदुस्तान पर सत्ता स्थापित करने के बाद एक भिन्न प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की, जिसका मुख्य आधार अब्बासी खलीफा की गजनवी की प्रशासनिक व्यवस्था थी। इस प्रकार भारतीय परिस्थितियों एवं परंपराओं का भी प्रभाव पड़ा। तो सल्तनत काल के केंद्रीय शासन प्रबंध की मुख्य विशेषताएं भी कुछ इस प्रकार हैं। तो आपको सिंपली अपना ऊपर कुछ भी आपको यहाँ पर उसके बारे में बता देना। मैंने यहाँ पर भूमिका बताई है, आपको यहाँ पर विशेषता एंड भूमिका दोनों आपको बतानी है। दिल्ली सल्तनत की मुख्य विशेषता एंड भूमिकाओं के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपने जो भूमिकाएं हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको मैंने बता दिया। दिल्ली सल्तनत की स्थापित, जब सल्तनत की सत्ता स्थापित की थी उसके बाद भिन्न प्रकार के प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी स्थापित हुई थी। तो उसके बाद जो भारतीय परंपराओं या परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ा था। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आपके जो प्रभाव हैं, यानी कि मुख्य प्रकारों के बारे में। पहला है आपका यहाँ पर सुल्तान। दिल्ली सल्तनत का सर्वोच्च अधिकारी सुल्तान था। राज्य की सारी शक्तियाँ सुल्तान के हाथ में केंद्रित होती हैं, यानी सुल्तान के हाथ में होती हैं। सुल्तान ही सेना व न्यायपालिकाओं का सर्वोच्च अधिकारी होता है, यानी कि न्यायकर्ता भी वही होता है वहाँ पे। वह सभी अधिकारियों को नियुक्त करता है, वह उन्हें पद से भी हटा सकता है, यानी कि हटा भी सकता है उसको, या पद पर उसको नियुक्ति, जैसे कि अब ज्वाइनिंग कह देता है तो उसको उन सभी अधिकारियों को नियुक्ति भी दे सकता है एंड वहाँ से उसे हटा भी सकता है। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर आपका वजीर। वजीर किसे कहते हैं, यहाँ पर वजीर के बारे में 2-4 आपको यहाँ पर लाइन बता देनी है। यह सुल्तान का प्रधानमंत्री होता है। वजीर सुल्तान का मुख्य सलाहकार भी होता है। इसके पास एक बड़ा ऑफिस होता है
जिसे दीवान ए बजारत कहा जाता है। दीवान ए बजारत कहा जाता है। एक बड़े ऑफिस होता है जिसको दीवान ए बजारत कहा जाता है। तो ये आपके 2 पॉइंट हैं। तो ये दोनों आपको यहाँ पर क्या है, आपके प्रकारों के बारे में बताया गया है। बाकी आपको विशेषताओं के बारे में अपने खुद से करना होगा। बाकी इसके मैंने यहाँ पर आपको 2 यहाँ पर पॉइंट बता दिए हैं जो आपके मुख्य विशेषताओं के बारे में। 3rd नंबर पर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मंत्रिपरिषद भी हैं। 4थे नंबर पर आपका दीवान ए आरिज। 5वें नंबर पर आपका दीवान ए इंशा। तो आपके ये सारे जो पॉइंट वाइज हैं ये आपके प्रकारों के बारे में इसके अंदर, और बाकी आपको विशेषताएं इसकी अपनी खुद से करनी होगी। तो ये आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि आपको कैसे अपने क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। सबसे पहले आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा, फिर बाद में आप उसके प्रकार, उसकी विशेषताओं के बारे में बता सकते हैं। तो ये सब क्लियर हो चुका है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल एन ग्रो वर्ल्ड। तो आज की वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। आज की वीडियो जो होने वाली है वो BA 2nd सेमेस्टर के हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं एंड साथ के साथ आपके मैप्स के अकॉर्डिंग है, वो भी क्वेश्चन इसके अंदर लिए हुए हैं। यहाँ पर आपके मैप्स के एंड लॉन्ग क्वेश्चन दोनों इंक्लूडेड किए हुए हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें एंड चैनल पर नए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के पतन के क्या कारण थे, या दिल्ली सल्तनत के पतन का क्या कारण था। तो इसका उत्तर आपका परिचय यहाँ पर आप दे सकते हैं। मोहम्मद गौरी ने जिस दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी वह लगभग 300 साल तक कायम रही। गुलाब वंश, खलजरी वंश एवं लोधी वंश ने इस पर शासन किया। इन वंशों में कुछ बहुत से शक्तिशाली एवं सहयोगी शासक हुए जिन्होंने अपने समय में दिल्ली सल्तनत को दूर दूर तक विस्तार किया, मतलब उसको वहाँ पर और भी ज़्यादा विस्तार किया। 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का पूर्ण रूप से पतन हो गया। इसके बारे में जो निम्न प्रकार का है, तो यहाँ पर आप सर्वोच्च शासन के यहाँ पर आप देख सकते हैं। दिल्ली के सल्तनत के सर्वोच्च जारी शासन स्थापित किया। सुल्तान के पास असीमित शक्तियाँ थीं, या अधिकार भी कह सकते हो आप इसे, शक्तियाँ एंड अधिकार बोल सकते हो आप इसको, या आप शक्तियाँ भी लिख सकते हो कि सुल्तान के पास में असीमित शक्तियाँ थी, या आप यहाँ पे शक्तियों के साथ मैं यहाँ पर दोनों मेंशन किए, अधिकार एंड शक्तियाँ दोनों आप यहाँ पे लिख सकते हो। वह अपने इच्छा के अनुसार कानून भी बनाते हैं एंड उसे तोड़ भी सकते हैं। तो ये आपका सुल्तान के ऊपर, मतलब कि आपको पता है कि सल्तनत में जो सुल्तान होते हैं उनके ऊपर ये सब कुछ होता है कि वे कानून बनाए एंड उसे तोड़ भी सकते हैं, वो अधिकार उन्हीं पर ही होता है। तो ये आपको यहाँ पर पूरा क्लियर हो चुका है कि कैसे आपको यहाँ पर अपना स्टार्टिंग आपकी क्या थी। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, दिल्ली सल्तनत के पतन के बारे में बताइए। लेकिन हमने अपना क्वेश्चन कैसे स्टार्ट किया, पहले उसका थोड़ा बहुत परिचय हमने यहाँ पे लिखा, यानी कि उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे पहले डिफ़ाइन किया है। उसके बारे में सिंपली आपको भी कुछ ऐसा ही पेपर में लिखना होगा। उसके बारे में आपको कम से कम 10 या 15 लाइनों का आपको उस पर एक परिचय सा, एक उसका डेटा या बायोडाटा, उसका जन्म स्थल, मृत्यु, आपको ये सब यहाँ पर आप कुछ भी यहाँ पर अपने मेंशन कर सकते हैं। उसके बारे में आपको परिचय बताना है सबसे पहले वहाँ का, फिर बाद में आप उसके प्रकारों के बारे में या उसके पतन के बारे में लिख सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट है यहाँ पर आपका विशाल साम्राज्य। विशाल साम्राज्य है अलाउद्दीन खिलजी के विजयों के कारण उत्तर भारत के लगभग सभी प्रदेश दिल्ली सल्तनत में शामिल हो गए थे उस टाइम पे। मोहम्मद तुगलक ने दक्षिण भारत के कई प्रदेशों पर अधिकार करके इसे और भी विशाल बना दिया था, मतलब कि एक छोटे छोटे गुट को जोड़ के उन्होंने एक बहुत बड़ी सल्तनत खड़ी कर ली थी वहाँ पे। तो उससे सल्तनत की विशालता ही उसके पतन का कारण सिद्ध हुई, मतलब कि जब वो विशाल हो गया तो वहीं पर उसको पतन का कारण ये बनी थी, सिद्ध हुई थी इस कारण। तो सेकंड है यहाँ पर आपके बाबर का आक्रमण। तो बाबर का आक्रमण, काबुल का मुग़ल शासक बाबर भारत को विजय करना चाहता था। 1519वीं से 1526वीं तक भारत के 5 आक्रमण किए गए थे। उससे पहले पंजाब पर अधिकार किया था उन्होंने। 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का पूर्ण रूप से अंत हो गया था उस टाइम पे। 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का पूर्ण रूप से अंत हो गया था। तो ये सब आपको क्लियर हो चुका है। चौथा है आपका तैमूर का आक्रमण, 5वां आपका सुल्तान धर्मतंत्र एंड 6ठा है आपका मुग़लों का आक्रमण।
तो ये तीनों आपको खुद से करने हैं। तो ये आपको जैसा मैंने यहाँ पर आपको बताया वो ये आपको यहाँ पर पॉइंट वाइज सारे आपको पूरे क्लियर कर देने हैं। अगला क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, अकबर की धार्मिक नीति के प्रमुख कारण या विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। अकबर के जो कारण थे यहाँ पर आपको नोट पहले ही लिख देना है। अकबर पहला मुगल सम्राट था जिसने हिंदुओं के प्रति उदारता की नीति अपनाई थी। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को एक समानता व्यवहार किया। उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए तथा हिंदू पत्नियों को भी मर्जी से कहा कि देवी देवताओं की उपासना आप मतलब पूजा प्रार्थना कर सकते हो। अकबर ने धार्मिक नीति सोलाकुल के नाम पर प्रसिद्ध थी। उन्होंने सभी जातियों व के धर्मों को भेदभाव से को समाप्त किया, मतलब जो उनके जो भेदभाव थे उनको वहाँ पर उन्हें समाप्त किया। उसके लिए अकबर ने धार्मिक नीति का वर्णन कुछ इस प्रकार भी किया है, मतलब क्या जो अकबर ने जो किया था, मतलब कि जो हम यहाँ पे बात कर ले तो धार्मिक जो नीति थी जैसे कि पूजा पाठ हो गई या अदर जो भी है, तो उसने उस पर जो भी कुछ था वो सब कुछ वहाँ पर हटा दिया। एंड उनके जो यहाँ पर बताया गया उनकी धार्मिक नीति और उनका जो भेदभाव था वो वहाँ पर समाप्त किया। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं अकबर की धार्मिक नीति के कारण। सबसे पहला है आपका यहाँ पर अकबर का जन्म। अकबर का जन्म तथा पालन पोषण अमरकोट के हिंदू राज्य में हुआ था। अकबर का हिंदू जीवन तथा मुस्लिम दोनों जातियों का प्रभाव पड़ा उस पर। ये मैंने छोटे छोटे पॉइंट यहाँ पर लिखे, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, आपको पूरे बड़े बड़े यहाँ पर पॉइंट लिखने हैं। सेकंड आपको शिक्षकों का प्रभाव। तो यह आपका अकबर ने बेगम खां अब्दुल लतीफ़ तथा मुनीम खान से शिक्षा ग्रहण की थी। अकबर के जीवन में शिया तथा सुन्नी दोनों के गुण विद्यमान थे। थर्ड पॉइंट आपका यहाँ पर भक्ति आंदोलन के प्रभाव। अकबर के काल में भक्ति आंदोलन तथा सूफी आंदोलन के प्रचार जोरों पर चल रहे थे। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, गुरु नानक इत्यादि जैसे और भी संतों ने लोगों को एकता, प्रेम, दया तथा मानवता का संदेश प्रदान किया था या मानवता का संदेश प्रदान दिया। तो यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं आपके जो पॉइंट वाइज हैं यहाँ पर आपके मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट्स यहाँ पर आपको मैंने बताए हैं, जो कि आपको शॉर्ट दिख रहे होंगे, लेकिन ये मैंने यहाँ पर जान के क्योंकि वीडियो में पूरा आपको लॉन्ग क्वेश्चंस बताना थोड़ी दिक्कत हो जाती, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर आपके शॉर्ट टाइप में थोड़ा बना के यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया कि आपको किस तरीके से अपना पेपर पूरा करना है। तो इस तरीके से आपको पहले उसके परिचय के बारे में बताना है थोड़ा बहुत, फिर बाद में आप अपने आंसर वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि क्या कारण थे या क्या विशेषताएं थी, वहाँ पर आपको बता देना। उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में आप उसे बताएंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन जो होने वाला है वो मैक्सिमम 16 नंबर का आने वाला है। तो हिस्ट्री का ये आपका सेकंड सेमेस्टर के जो आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं सभी आपके इंक्लूडेड 16 नंबर के आएंगे। एंड आपका एक क्वेश्चन कंपलसरी होगा जो कि आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आएंगे उसके अंदर, तो वो भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं एंड वो भी आपके करने पड़ेंगे क्योंकि वो कंपलसरी है आपके लिए। तो बात कर लेते हैं आपने अगले के ऊपर, जो आपका है यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के इतिहास के मुख्य स्रोतों के बारे में आपको बताना है। यानी कि दिल्ली सल्तनत के इतिहासों के बारे में उसके मुख्य स्रोत क्या हैं, तो ये आपको वहाँ पर पूरा बताना है। सबसे पहले आपको दिल्ली सल्तनत के इतिहास के बारे में सबसे पहले आपको वहाँ पर बताना है उसका इतिहास क्या है। जैसे कि आपको परिचय टाइप जैसे मैंने बताया था क्वेश्चंस में, आपको इसमें भी सिंपली ऐसे ही करना है। आपको सिंपली अपना परिचय पूरा इसका दे देना है, फिर बाद में आप उसके मुख्य जो स्रोत हैं यानी कि मुख्य जो स्रोतों के बारे में आपको पॉइंट वाइज वहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगर आप पैराग्राफ टाइप में लिख सकते हैं तो पैराग्राफ भी आप वहाँ पर मैंशन कर सकते हैं। सेकंड है आपका यहाँ पर बलवन की रक्त और लौ की नीति का वर्णन कीजिए। ये दोनों यहाँ पर आपके कंप्लीट आपको खुद करने हैं। अगले क्वेश्चन है आपका बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति का वर्णन कीजिए। उस टाइम की उसकी जो स्थिति थी, राजनीतिक स्थिति के आपके बारे में आपको बताना है। और साथ के साथ यहाँ पर आरंभिक जीवन तथा विजय यानी कि वो कितने वो जीते गए थे, उन्होंने युद्ध जो जीते थे उसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताना है। यानी कि आपको ये क्वेश्चन जितने मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ ये सभी आपके होमवर्क टाइप आप समझ सकते हैं, आपको ये खुद से अपने करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे अपने खुद से अपने किताबों में आपको ये बुक्स में एग्ज़ाम नोट्स में इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे, तो ये आप खुद से अपना कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर बाबर 1526 ईस्वी के आक्रमण के समय
भारत की राजनीतिक स्थिति, आरंभिक जीवन और विजय और सफलता, यानी विजय और सफलता एक ही चीज़ है यहाँ पर। आरंभिक जीवन, विजय, सफलता, यहाँ पर एक ही विजय या सफलताओं के बारे में आपको बताना है, यानी कि आपको इसके बारे में पूरा क्लियरली आपको यहाँ पर बता देना। 1526 ईस्वी के आक्रमण के समय जो राजनीतिक स्थिति थी उसका आरंभिक जीवन एवं जो उसके विजय हुए थे तो उसके बारे में या बताना है, इसके जीतों के बारे में, लेकिन जैसे कि उसको आपको पूरा क्लियरली आपको बता देना है। तो वीडियो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो एक बार जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड साथ के साथ जो वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को एक बार जल्दी से आप लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो को लाइक आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, जिससे क्या होगा, जिससे कि आपके सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। जो भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको टाइम टू टाइम आपकी अपडेट मिलती रहेंगी। और मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पर वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे लिंक सारे मिल जाएंगे, चाहे आप व्हाट्सएप नंबर का देख सकते हो, चाहे आप टेलीग्राम का हो, चाहे आप इंस्टाग्राम का हो, तो आप कहीं से मुझे कॉन्टैक्ट वहाँ पर कर सकते हो। आपको बिल्कुल ईजिली आपको वहाँ से डायरेक्ट मेरे पेज पर वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो वहाँ अपने बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के ऊपर है। दिल्ली सल्तनत में आर्थिक और तकनीकी विकास का मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको यहाँ पर बताना, उसके जो आर्थिक जी वो है वो भी आपको बताना है। एंड साथ के साथ जो उसके तकनीकी जो विकास हुआ था उसका भी आपको मूल्यांकन करके आपको वहाँ पर उसके बारे में पूरा डिटेल्स में आपको बताना है। तो ये आपको इतना क्लियर हो चुका हो कि आपको किस तरीके से इसका आंसर देना है। जैसे कि मैंने आपको पीछे दिखाए थे वैसे ही आपको आंसर इसके भी कंप्लीट करना है, और ये भी आपको एग्ज़ाम नोट्स में आसानी से मिल जाएगा। नहीं तो आप अपने बुक्स की मदद से भी आप इसे कर सकते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है यहाँ पर सूफी आंदोलन के सिद्धांतों तथा भारतीय समाज पर पड़े प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपका सबसे पहले जो सूफी आंदोलन के हुए थे तो उसके बारे में आपको थोड़ा वो बता देना, उसके सिद्धांतों के बारे में लिख देना है। 5 से 7 पॉइंट आपको ये भी लिख देना है। और साथ के साथ अगर आप यहाँ पर एक क्वेश्चन, जो कि ये दोनों क्वेश्चन ये अलग अलग क्वेश्चन हैं, आपका यहाँ पर एक समझ के बैठ जाओ, ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पे और में दिए हुए, यानी कि 2 अलग क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर आपका है भारतीय समाज में पड़े प्रभावों के बारे में आपको वर्णन करना है, यानी कि उसके बारे में आपको पूरी डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसको आपको पूरा एक तरीके से पैराग्राफ टाइप में लिख सकते हैं, नहीं तो आप पॉइंट वाइज अगर आप इसके जो मेनली जो पॉइंट्स होते हैं उसको भी आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो आपको सिंपली अपने सूफी आंदोलन के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। एंड साथ के साथ उसके जो समाज पर जो प्रभाव पड़े थे भारतीय समाज पे, तो उसके बारे में जो प्रभाव जो पड़े थे इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पैराग्राफ टाइप में लिख के फिर आप नीचे से चाहे तो इसके प्रभाव के बारे में ईजिली बता सकते हैं, और चाहे तो पॉइंट वाइज लिख दें, चाहे आप पूरा पैराग्राफ टाइप में भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो बढ़ते हैं अपने मैप्स के क्वेश्चन के ऊपर, जो आपके मैप्स होने वाले हैं। तो मैप्स का आपका सबसे पहला यहाँ पर मैंने मेंशन किया है दिल्ली सल्तनत के बारे में। जो शहरी केंद्र हैं उसके दिखाए गए जो दिखाने, मतलब शहरी केंद्रों के बारे में आपको वहाँ पर दिखाना है, और साथ के साथ उसके बारे में आपको बताना है कि यहाँ पर ये जो भी आपके बताने पड़ेंगे तो वो आपको वहाँ पर उसके बारे में आपको डिटेल्स में बताना होगा। सेकंड आपका यहाँ पर जो मैप्स के अकॉर्डिंग है तो उसमें आपको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है 1605 ईस्वी, यानी कि अकबर की मृत्यु के समय वाले में आपको ये मिल जाएगा। नहीं तो आप मुग़ल साम्राज्य के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये सारा है। तो आपको सिंपली यहाँ पर अपना जो भी है 1605 ईस्वी अकबर के मृत्यु के समय 1605 ईस्वी मुग़ल साम्राज्य के बारे में बताइए। एंड साथ के साथ उसके जो मानचित्र है वो भी आपको दर्शाना है, यानी कि उसके बारे आप वो भी आपको फिल करके पूरा दिखाना है। और मैप्स का भी आपका जो पेपर होगा वो 16 नंबर का ही आने वाला है, जो क्वेश्चंस आपके होंगे इसको भी आपको पूरे डिटेल्स में एंड पूरा एक्सप्लेन करके आपको बता देना है। लेकिन मैप्स के अंदर क्या है, आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे मैक्सिमम 2 पेज भी अगर इसके फिल कर देते हैं और आप अपने मैप फुल कर देते हैं तो आपको इसलिए अपना नंबर पूरा हो सकता है कि आपको मिल जाए। तो आप मैप्स को बिल्कुल भी ना छोड़ कर मैप को आप ज़रूर भर के और साथ के साथ इसके आंसर भी
आप कुछ ना कुछ ज़रूर लिख के आएँ जिससे कि आपको नंबर मिल सके मैप के। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दें, अपने भाई को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर दें सब्सक्राइब करके चैनल को जल्दी से। तो जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।